इंसाफ की उम्मीद है। आपने कहीं बाहर ट्रांसफर किए पैसे, इसका बार बार वो जिक्र कर रहे थे, लेकिन हमने अभी तक कोई बाहर पैसे नहीं पहुंचाए। आप जांच करके जो सच है वो सामने लाए जाए। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ करुणा शंकर भी मौजूद हैं और आज इस सवाल का जवाब ढूंढने की होगी कोशिश। झांसी में एनआईए की टीम पर आखिर हमला क्यों, ये नौबत क्यों आई? आज इस बड़े सवाल का जवाब हम ढूंढने की करेंगे कोशिश। हमारे साथ जुड़ेंगे कई खास मेहमान। यूपी के झांसी में एनआईए की जांच पर नया बवाल खड़ा हो गया, जहां टेरर फंडिंग कनेक्शन की जांच करने पहुंची टीम पर हमला हो गया, पुलिस कर्मियों के साथ बदसलूकी की गई। इस घटना में कई बातें हैरान करने वाली हैं, क्योंकि एनआईए की टीम जब घर पर छानबीन के बाद मुफ्ती खालिद नदवी को ले जाने लगी तो वहां अचानक भीड़ जमा हो गई। बिल्कुल, भीड़ में इतनी बड़ी तादाद में महिलाएं आ गई कि जांच टीम को वहां से हटना पड़ गया। टेरर फंडिंग केस में संदिग्ध के बचाव में उतरी भीड़ ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इस पूरे घटनाक्रम पर हम बात करेंगे और इसकी एक एक डिटेल की, आखिर हुआ क्या था और आखिर क्यों वहां पर भीड़ टूट पड़ी एनआईए की टीम पर, यह पूरी जानकारी आपके सामने हम रखेंगे। जी हां, लेकिन शुरुआत इस वक्त की अहम खबर के साथ कर रहे हैं। यूपी के बरेली में भी एनआईए की रेड हुई है। ये इस वक्त की ताजा अपडेट हमारे पास आ रही है। जिस खबर का हम जिक्र कर रहे थे उसका ताल्लुक झांसी से है, लेकिन बरेली से एक अहम खबर आ रही है। यहां पर भी एनआईए की रेड हुई है। विदेशी फंडिंग मामले में एनआईए ने यहां रेड मारी है। बरेली के मीरगंज में 3 घंटे तक एनआईए की टीम ने जांच की है। यूपी के बरेली में एनआईए की रेड को लेकर अहम खबर आ रही है। और देखिए, अब आपको झांसी का अपडेट बताते हैं कि आखिर यहां पर क्या हुआ। झांसी में हंगामे पर अब 111 लोगों के खिलाफ एफआईआर हो गई, क्योंकि भीड़ ने एनआईए से मुफ्ती खालिद नदवी को कैसे छुड़ाया और जमकर वहां पर बवाल किया गया, हमला किया गया। अब कुल मिलाकर 111 लोगों के खिलाफ एफआईआर की गई है। बताया जा रहा है कि 11 लोग ऐसे हैं जो कि नामजद भी हैं इसमें। मुफ्ती खालिद नदवी के लिए भीड़ वहां पर इकट्ठा हो गई थी, बड़ी संख्या में महिलाएं थी। ये देखिए आप उस वक्त की तस्वीर, कैसे जमकर हंगामा हुआ था। मुफ्ती को एनआईए की टीम से छुड़ा लिया गया था और ये देखिए उसके बाद कैसे वहां पर बवाल हुआ। महिलाएं आपको नजर आ रही हैं। 111 के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, 11 है नामजद इनमें से। झांसी में हंगामे पर पुलिस का बयान आपको सुनाते हैं। इसमें जैसा मैंने पहले भी कहा कि वहाँ माहौल बिल्कुल ठीक है और जिन लोगों ने भी कानून तोड़ने की कोशिश की है उनके विरुद्ध कानूनन सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कुछ इन्वेस्टिगेशन टीम से आप कुछ बात हुई हो या कुछ? इन्वेस्टिगेशन टीम तो वो अलग है ना, वो अपना काम कर रहे हैं, वो लोग अपना काम कर रहे हैं। सर, जिस तरह से उसको खींचा सर, हिरासत से लेके अपने साथ में सर, सब पे कानूनी कार्रवाई होगी। तो जिन लोगों ने भी कानून हाथ में लेने की कोशिश की है, भीड़ ने जिस तरह से जांच एजेंसियों के काम को प्रभावित करने की कोशिश की है, अब उनके खिलाफ जाहिर है कानूनी कार्रवाई होगी। झांसी में एनआईए पुलिस टीम पर हमला हुआ। 111 लोगों पर इस मामले में एफआईआर दर्ज हो गई है। 100 लोग अज्ञात हैं। 11 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज हुई है। 11 लोगों के नाम है एफआईआर। किन आरोपों में यह एफआईआर दर्ज हुई है, इसकी भी डिटेल आपको दे दें। अनाउंसमेंट करके भीड़ जुटाई गई, पुलिस कर्मियों के साथ बदसलूकी की गई, सरकारी काम में जांच में बाधा डालने का काम किया गया, मुफ्ती खालिद को छुड़ाने में मदद की गई। भीड़ को उकसाने वाले 11 लोगों को इस मामले में नामजद बनाया गया है और उनके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर की गई है। और कल जब एनआईए टीम को महिलाओं ने घेरा तो किस तरह की नारेबाजी की गई, कैसी कैसी बातें कही गई, आपको ये भी सुनवाते हैं, सुनिए। पुलिस वाले को हम अपनी जिम्मेदारी पे हम खुद खालिद को लेके जा रहे हैं। आप लोग खामोश हो जाओ, हम रहेंगे इंशाअल्लाह। उम्मीद है ये हजरात हमेशा इंसाफ से फैसला किया है। जब हम इंसाफ चाहने वाले हैं तो इनसे भी हमें इंसाफ की उम्मीद है।
तो देखिए झांसी में जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, जिस तरह से एनआईए पर हमला किया गया है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ जो खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं, सबसे पहले उनसे आपका तारुफ करा दें। मुफ्ती साबिर अंसारी साहब हमारे साथ हैं, जो शहर काजी हैं झांसी से, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रवेश कुमार चौधरी है वीएचपी प्रवक्ता, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब है, जो कि अध्यक्ष मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया उत्तर प्रदेश के, वो हमारे साथ जुड़े। विक्रम सिंह जो कि पूर्व डीजीपी है, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं यूपी के। और दानिश कुरैशी जो कि एआईएमआईएम नेता है, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़े। आप सभी का हम रुख करेंगे, लेकिन इससे पहले एनआईए की कार्रवाई पर मुफ्ती खालिद नदवी ने क्या कहा, यह आपको पहले सुना देते हैं। सारे इस घर की चेकिंग हुई और सारे पूरे जितने कमरे हैं, रूम हैं, किचन है, सारे की क्या कहते हैं चेकिंग की गई। सारी पूरे घर में एक एक कोना छाना गया और बिल्कुल गिरफ्त के साथ, कहीं भी कुछ नहीं मिला। और एक एक कोने में सारी हमारे पास इस वक्त 1,500 से 2,000 किताबें होंगी। किताबें जिन पे शक था, किताबें उठा ली उन्होंने। तो फिर उसके बाद एक झोले में सारी किताबें भर ली, सारे कागजात भर लिए, पासपोर्ट, वीज़े, हमारा वीज़ा था, सऊदी अरब गए थे जो हज के लिए, उम्रे के लिए। फिर उसके बाद व्हाट्सएप पर देखे गए तो असल में हमारा ऑनलाइन काम है, तो उसमें बहुत सारे नंबर होते हैं, बहुत सारे नंबरात हैं, कम से कम अच्छे खासे नंबर है, बहुत सारे ग्रुप है। अब ग्रुप वो कह रहे कहाँ से आए हैं और ये नंबर इतने सारे कैसे आए। तो हमने उनको जवाब ये दिया कि हमारे ऑनलाइन क्लास चलती है तो उसके ऐड जाते हैं, ऐड चलते हैं, पोस्टर चलते हैं। हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, 10, 11, 12 साल से ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। पैसे हमारे फ्री क्लास भी होती है, 50 रुपये भी, 100 रुपये भी, 200 रुपये भी, 1,000 भी फीस है, 1,500 भी फीस है। बैंक के अकाउंट भी तलाशा गया, खंगाला गया, पूरा बैंक का खंगाला गया। आपने कहा, उन्होंने कहा कि जांच में कि आपने कहीं बाहर ट्रांसफ़र किए पैसे, इसका बार बार वो जिक्र कर रहे थे, लेकिन हमने अभी तक कोई बाहर पैसे नहीं पहुँचाए। तो देखिए एनआईए टीम पर हमला हुआ है, बड़े सवाल खड़े कर रही है ये घटना। और वो सवाल क्या है? जांच से पहले बेगुनाही का सर्टिफिकेट आखिर क्यों? दूसरा सवाल, टेरर फंडिंग जैसे गंभीर केस में जांच का विरोध कोई कैसे कर सकता है? एनआईए की टीम अपना काम कर रही थी, जांच को आगे बढ़ा रही थी, उसमें बाधा कैसे डाली जा सकती है? भीड़ बुलाने के लिए मस्जिद से अनाउंसमेंट आखिर क्यों किया गया? नामजद हैं 11 लोग, उनके खिलाफ कानून कार्रवाई करेगा, लेकिन यह हुआ क्यों? यह बड़ा सवाल। और इसके साथ साथ सवाल यह भी है कि जांच एजेंसियों को रोकने की साजिश आखिरकार किसकी थी? आखिर क्यों रोका गया जांच एजेंसी को सब कुछ पता लगाने से? क्या एनआईए पर हमला देश की सुरक्षा से एक बड़ा खिलवाड़ नहीं है? यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। जी, और हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। इस वक्त झांसी के शहर काजी मुफ्ती साबिर अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अंसारी साहब, हमने देखा वो तस्वीरें, किस तरह से भीड़ एनआईए टीम को, पुलिस को घेर कर खड़ी हो जाती है, जिसको ले जाने की कोशिश की जा रही थी पूछताछ के लिए, उसे उनके पास से छुड़वा लिया जाता है और कुछ घंटे तक अपने पास रखा जाता है। यह स्थिति कैसे पैदा हो गई? आप शहर काजी हैं झांसी के, आप जिम्मेदार शख्स हैं और आप हालात को, हमने देखा, संभालने की कोशिश भी वहां पर कर रहे थे, लेकिन यह बड़ा सवाल है मुफ्ती साहब कि यह नौबत क्यों आई? जी, मैं इसकी वजह ये बतला रहा हूँ जी कि एनआईए पर हमला नहीं किया है। वजह यह है कि जांच चल रही थी। जांच के दौरान जब ले जाने की बात आई तो महल्ले के लोगों के जज्बात और मोहब्बत में उनका एक सवाल था टीम से कि 8 घंटे तक जब जांच चली तो अब आगे ले जाने की क्या ज़रूरत है। इसलिए सारे मोहब्बत में, सारे जज्बात में आपसे सवाल करने के लिए आए तो सही जवाब न मिला। इसकी वजह से ये भीड़, महल्ला था, घना महल्ला है, बस इकट्ठा होते चले गए और बाकी उसके जज्बात में जो कुछ भी हमला एनआई पर नहीं हुआ, बल्कि हम इस बात को कहते हैं झांसी में हमारे यहाँ एनआईए आई, उन्होंने न्याय के साथ और हमें 100% उनके ऊपर यकीन था, भरोसा था और उन्होंने उस भरोसे को हमारे कायम किया। शासन प्रशासन ने, सारे लोगों ने यहाँ पर सही तरीके से उन्होंने साथ दिया और पूरे शहर में हमें हिफाजत की जरूरत है। ये मुल्क हमारा है और शहर हमारा है, इसकी भी हमें हिफाजत चाहिए। इसलिए हम लोगों ने इसकी पूरी हिफाजत की और हमेशा शहर के अंदर, झांसी एक ऐसी मिसाल है, कहीं भी यहाँ पर किसी तरह के दंगे नहीं हुए, एक हमारी मिसाल है।
तो आप मानते हैं अंसारी साहब कि जो कुछ हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण था, नहीं होना चाहिए था? जिन लोगों ने ऐसा किया उन्होंने गैर जिम्मेदाराना रवैया अख्तियार किया और एनआईए टीम जो जांच कर रही थी, पुलिस टीम जो जांच कर रही थी, जांच में खलल डालने की कोशिश उन लोगों ने की। नहीं, ये खलल नहीं हुआ। वजह ये है कि वो ले जा रहे थे, ले जाने में एनआई वालों से कोई बात नहीं हुई और पुलिस से कोई बात नहीं हुई। इस तरह से थोड़ा भीड़ भाड़ में ये मजमा ज्यादा हो जाता है, उसकी वजह से जो मुफ्ती खालिद थे उनको छुड़ाया नहीं गया है। थोड़ी सी बात मैं अपनी तरफ से एक बात कहूंगा, थोड़ा मीडिया जो है मिक्सिंग करके उसने कुछ माहौल ज्यादा खराब किया है, थोड़ा सा आपको बुरा ना लगे। नहीं अंसारी साहब, इसमें बुरा लगने की कोई बात नहीं, आप अपने जज्बात बयां कर सकते हैं, लेकिन हम जो कुछ भी कह रहे हैं वो फैक्ट्स के आधार पर कह रहे हैं। पुलिस और एनआईए की टीम ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक और तस्वीरें जो वीडियो सामने आए हैं घटनास्थल से उसके मुताबिक कुछ घंटे तक न सिर्फ छुड़वा लिया गया बल्कि पुलिस और एनआईए की टीम से अलग जो भीड़ वहां पर मौजूद थी उनके पास वो शख्स जिससे पूछताछ करनी थी उसको रखा गया। ये तो सीधे सीधे जांच को प्रभावित करना हो गया ना फिर। नहीं, जो मौजूद थे अधिकारी, जो एनआईए वाले भी थे, पुलिस भी थी, यहाँ पर जितने मौजूद थे ये सब जानते हैं कि छुड़ाया नहीं गया है, बल्कि उनको मजमे की वजह से जब वो आगे नहीं जा पा रहे थे तो उनको फिर पीछे ले जाया गया और हमने कहा कि इनको वापस घर ले जाओ। ये घर ले गए और घर ले जाके फिर वहां मस्जिद में इन्होंने नमाज पढ़ी और दुआ मांगी। फिर साइड वाले गली वाले रास्ते से अधिकारियों के पहुंचने से पहले वो एसएसपी ऑफिस पहुंच चुके थे। अब जिस चीज को कुछ लोगों ने ये कहा कि एनआई से छुड़ाया गया, पुलिस से छीना गया है, ऐसा नहीं हुआ है कि छीन कर वापस लौटाया गया हो। हमारी बात हो गई थी, भीड़ की वजह से ये लगता है कि आगे पीछे छीन रहे हैं, कोई रोक रहा है, ये भीड़ में तो थोड़ा सा नजर आता ही है, लेकिन हकीकी बात ये थी कि खुद हमने उनको वहां पर पहुंचाया क्योंकि हमें एनआई पर पूरा भरोसा था कि न्याय होगा, तो न्याय ही मिला है हमको। और साथ साथ में हमारा शासन प्रशासन यहाँ का बहुत अलर्ट है, जिसने करते हैं कि हमारे मुल्क में इसी तरह से अमान और अमान बाकी रहे। यहाँ शहर में झांसी में कुछ नहीं हुआ है, ये हमारी तरफ से आप मुतमईन रहे। चलिए, आपका ये बोलना है साबिर साहब की भीड़ ने छुड़ाया नहीं है, कुछ देर अपने पास रखा है और गलत तरीके से उसको सामने रखा गया है, ये आपका कहना है। हाफिज नूर अहमद साहब भी हमारे साथ है। हाफिज साहब, जो खबरें आ रही हैं, जो फैक्ट्स निकल कर सामने आ रही है, उसमें कहा गया है एनआईए की टीम पहुंचती है, विदेशी फंडिंग से जुड़ा मामला था, 8 घंटे तक वहां पर जांच पड़ताल की है। इसके बाद जब वो खालिद नदवी को वहां से ले जाने के लिए तैयार हुई तब वहां पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है और एनआईए की टीम को ना सिर्फ रोका गया बल्कि जो खालिद हैं, जो मुफ्ती साहब है, उनको छुड़ा करके वो अपने साथ पास की एक मस्जिद है वहां पर लेकर गई। आप कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि यह गलत है जो हुआ है? इन्वेस्टिगेशन के बीच में नहीं आना चाहिए, जो सच है वो सामने आना चाहिए। दरअसल करुणा शंकर भाई, ये उत्तर प्रदेश का पहला जिला नहीं है और ये आखिरी भी नहीं है जहां उलमा को टारगेट किया जाता है, किया जा रहा है और किया जाएगा। ये एक षड्यंत्र है कि जो सरकारी एजेंसियां हैं उनका ये दुरुपयोग है। सरकार हर हाल में मुसलमानों को डराना चाहती है और डरा के रखना चाहती है। सरकार का मकसद ये है कि मुसलमान पिटता रहे। नहीं नूर साहब, ये षड्यंत्र है या फिर नहीं? जब सही तरीके से जांच पूरी होगी तब पता चलेगा। आप कह लेना मैं। हाँ बोलिए। आप बोल रहे थे तो मैंने आपको सुना है। बोलिए। सरकार चाहती है कि मुसलमानों को पीटा जाए, मारा जाए, लेकिन वो अपने बचाव में सामने ना आए। मतलब जो भीड़ थी वहां पर, वो जो नजर आ रही है, वो मौलाना की मोहब्बत में थी। ये वो दिख रहा है और उस पर ये आरोप लगा दिया जाए कि इन्होंने हमला किया है, इन्होंने ऐसा। ये कौन सी बात है? क्या देश में लोकतंत्र रहा नहीं है? मतलब सरकारी एजेंसियों का खुल करके दुरुपयोग हो रहा है, ये नहीं नजर आ रहा किसी को। हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब, एनआईए का अजहरी साहब, योगी सरकार, अजहरी साहब, आप जो बात कह रहे हैं उससे पहले, अजहरी साहब सुनिएगा मेरी बात, आप जो बात कह रहे हैं उससे इत्तेफाक झांसी के शहर काजी भी नहीं रखते। वो कह रहे हैं प्रशासन हमारा पूरी तरह से सहयोग कर रहा है, न्याय हो रहा है, इसका हमें पूरा भरोसा है। और आपने वही रिकॉर्ड बजा दिया
कि मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है, आप जस्टिफाई कर रहे हैं बैठकर। मैं एक मिनट, अजहरी साहब इस पर एतराज है मुझे कि भीड़ ने जिस तरह से जांच एजेंसी के काम को प्रभावित करने की कोशिश की, आप जस्टिफाई कर रहे हैं उसे। आप सुने, मेरी बात सुने। साबिर अंसारी साहब एक जिले को देख रहे हैं, हम लोग पूरे देश पे नजर रख रहे हैं। साबिर अंसारी साहब की मजबूरियां भी हैं, वो बेचारे कहेंगे नहीं तो वो पास लिए जाएंगे। मुझे मालूम है, इस चीज को जानता हूं मैं कि पूरी तरह से सरकार अपनी सत्ता और पावर और ताकत का दुरुपयोग कर रही है। ये एनआईए ठीक है, विक्रम सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व डीजीपी यूपी के। विक्रम सिंह साहब, हालांकि शहर काजी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि मौके पर मौजूद थे, वो कह रहे हैं कि हमने सहयोग किया प्रशासन को और थोड़ी देर के लिए जो हालात बने हुए थे उस पर काबू पाया गया और जिस शख्स से पूछताछ करनी थी उसे एनआईए को सौंपा गया। लेकिन यहां पर नूर अहमदी साहब जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि मौलाना से मोहब्बत थी लोगों को, इसलिए वो अपने घरों से निकल आए, इसलिए भीड़ लगा ली, इसलिए एनआईए और पुलिस के जांच को प्रभावित करने की जाने अनजाने कोशिश कर दी। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो यह कितना खतरनाक साबित हो सकता है उसके लिए, और कानून क्या कार्रवाई कर सकता है ऐसे लोगों पर, मुझे लगता है सबसे पहले आप ये क्लियर कर दें तो बहुत अच्छा होगा। समीर अब्बास साहब, बहुत माकूल सवाल है। मैंने काबिल एहतराम मुफ्ती साबिर साहब किबला की बातें सुनी बड़े गौर से और मैं उनको मुबारकबाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मरहम लगाया। लेकिन अगर यही सोचेगी कि मुफ्ती नूर साहब अगर वहां तशरीफ फरमा होते तो क्या हालात होते। इंतजामिया आपकी मोहब्बत और जज्बात से नहीं चलती है, इंतजामिया चलती है कानून से। पुलिस आपकी हमदर्द है, तफ्तीश कुनंदा के साथ ताउन करना आपकी जिम्मेदारी है और हम सबकी जिम्मेदारी है। मैं फोर्स का डीजीपी रहा हूं और जब जाता हूं एयरपोर्ट पे मेरी तलाशी होती है, जितनी बार जाता हूं तलाशी होती है, मुझे जानते तो भी तलाशी होती है, क्योंकि ये लाजमी है, ये जरूरी है आपकी हमारी वतन की हिफाजत के लिए। और इसमें यह कर देना एक पैटर्न है, आप कहीं पर भी देखें, कहीं पर भी अगर तलाशी के लिए एनआईए जाती है तो पहले तो ये तो भीड़ इकट्ठा होती थी, पत्थर चलते थे। अब एक नया सिस्टम तैयार हुआ है कि जिसमें वो लेडीज आ जाती हैं और अधिकांश मुंह पे इस तरीके से ढाटा बांधे कि शिनाख्त ना हो सके। तो आपको ये मालूम है, आपकी इत्तला के लिए अर्ज है जनाब आली कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर अब किसी को बचने ने 111 लोग अगर नामजद एफआईआर में हैं, आपने अपने लिए मुसीबत को दावत दे दी है और ये नहीं होने वाला है। पुलिस आपकी दोस्त जरूर है, लेकिन भड़काऊ बातें अगर होंगी बिना इसका लिहाज किए किस बिरादरी के हैं, किस जात के हैं, डीजी हैं या डीजी रिटायर्ड हैं या कौन है, ऐसी कार्रवाई होगी कि देश की हिफाजत के साथ कोई समझौता हो नहीं सकता। आप लोग बड़े जिम्मेदार होते हैं। काश जैसी सरपरस्ती जनाब मुफ्ती साबिर साहब ने हम सबकी की है, वो सबके लिए एक नजीर है, एक मिसाल है। वो अगर करेंगे तो अमन अमान रहेगा। और भड़काने वाली बात करेंगे, किसी को ये इंटरेस्ट नहीं है कि जात और मजहब की बुनियाद के ऊपर कोई कार्रवाई करे। जात और मजहब हमारे नेताओं को मुबारक हो, आप लोगों को मुबारक हो। हम लोग जब यूनिफॉर्म पहनते हैं तो यूनिफॉर्म का मतलब ही यूनिफॉर्म होता है, हम सबके हैं और सब हमारे हैं, कानून की बुनियाद पे। जी समीर अब्बास साहब। जी बिल्कुल विक्रम जी। और देखिए नूर साहब आपके पास आएंगे, आप कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन तमाम जो हमारे साथ मेहमान है एक बार उनसे बात कर लेते हैं, एक बार सबसे बात कर ले करके फिर आपके पास आएंगे। चलिए आप बोल लीजिए, आप पहले बोल लीजिए, फिर हम बाकी मेहमान के पास जाएंगे। डीजीपी साहब, पूर्व डीजीपी साहब की मैं बड़ी इज्जत करता हूँ, वो भी काबिल एहतराम है मेरे लिए और वो हमारे सूबे के डीजीपी रहे हैं। मैं इतना ही जानता हूं कि सरकार की आइडियोलॉजी जो होती है वही सरकार वही डीजीपी साहब करते हैं, वही एनआईए करती है, वही सारे अधिकारी करते हैं। ये मैं अच्छी तरीके से, जैसे मैंने महाराजगंज जो ये बहराइच का इलाका है, वहां पर जो दंगा हुआ उसको भी देखा है, संभल को भी देखा है कि अभी भी वहां डीएमएसपी अभी भी बने हुए हैं जिनको सस्पेंड होना चाहिए था। लेकिन मैं बहुत ही अफसोस के साथ में कह रहा हूं कि डीजीपी साहब ने कभी नहीं कहा यहाँ पर। नूर साहब, आप सरकार की आइडियोलॉजी की बात बोल रहे हैं, क्या है सरकार की आइडियोलॉजी? रहना चाहिए जिसको लेकर आप लगातार निशाना साध रहे हैं एनआईए पर और एजेंसियों पर, सरकार पर, क्या है सरकार की आइडियोलॉजी? आप इसी का हवाला दे रहे हैं ना। सरकार की आइडियोलॉजी है कि मुसलमानों को परेशान करो, मुसलमानों के धर्म को छेड़ो, यही है। ठीक है, प्रवेश कुमार चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता विश्व हिंदू परिषद के। आपने जिस बात का जिक्र किया है ना अहमदी साहब, उसका जवाब प्रवेश जी मुझे लगता है आप दे सकते हैं। वो कह रहे हैं सरकार पर इसलिए भरोसा नहीं होता क्योंकि कई बार इस तरह की चीजें होती हैं जिससे वो भरोसा कम किया जाता है
और कुछ बयानात ऐसे आते हैं जिसकी वजह से यह भरोसा कम हो रहा है, इसलिए ज्यादा भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। क्या कहेंगे? समीर भाई एक्चुअली समस्या क्या है कि इन्हीं मौलवियों और उलेमाओं ने मुस्लिम समाज के भीतर एक खाई पैदा करने का काम किया है। मुस्लिम समाज के भीतर एक असंतोष, असुरक्षा का भाव पैदा करने का काम किया है, और जिसके कारण से उनको हमेशा लगता है कोई भी कानूनी कार्रवाई हो, कोई भी विषय होता है तो उनको लगता है कि हम पर अत्याचार, उत्पीड़न हो रहा है, क्योंकि ये सारी राजनीति इनके लिए अच्छी है पर उस आम आवाम के लिए अच्छी नहीं है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं। जब सरकार ने 3 तलाक के कानून पे बात करी तो इन उलमाओं ने, इन मौलानाओं ने उसका विरोध करना शुरू करा और समाज के लोगों को इकट्ठा करके और कहने लगा कि आपके खिलाफ है, जबकि इससे मुस्लिम महिलाओं को बहुत सारे हक और हुकूक मिलने वाले थे। जब बांग्लादेशियों को बाहर निकालने की बात सरकार ने करी, तब इन्होंने उसको इस्लाम के साथ जोड़ दिया। अरे भाई, उसका भाजपा सरकार मुसलमानों को हक देगी। तो ये तमाम सारी चीजें, ऐसे ही जो वक्फ बोर्ड का मामला आया, तो वक्फ बोर्ड के मामले में भी इन्हीं मौलवियों ने, इन्हीं उलेमाओं ने उस समाज को भड़काने की कोशिश करी। मुझे ऐसा लगता है समीर भाई कि ये उलेमाओं का और ये मौलानाओं के कारण से मुस्लिम समाज और हिंदू समाज के बीच में एक बड़ी खाई खींची जा रही है, तो इस देश के लिए, इस समाज के लिए, इस देश की अखंडता के लिए ठीक नहीं है। देखिए, कानून अपना काम करता है, एनआईए कानूनी संस्था है, राष्ट्रीय संस्था है, और उसने बहुत सारे काम इस देश में किए हैं, ठीक है, सुरक्षा को लेकर के। अगर वो जाती है तो वो लोगों को काहे के लिए बताना, लोगों को क्यों इकट्ठा करना, और फिर लोगों में महिलाओं को इकट्ठा करना। ठीक बात कह रहे हैं। एक नया ट्रेंड आया है कि आप पुरुषों को आगे नहीं करते, अब ये महिलाओं को आगे करते हैं, जिससे कि महिलाओं पर अगर हमने हल्का सा भी पुलिस सिक्योरिटी ने कुछ भी करा तो उनको फंस जाएंगे। तो ये जो चीजें हैं, ये जो ट्रेंड है, ये देश की सुरक्षा के लिए ठीक नहीं है, संविधान के लिए ठीक नहीं है। देखिए, हिंदू तो हमेशा से संविधान में, कानून में विश्वास करता है, इसलिए हिंदू तो कभी कोई समस्या नहीं होती, कोई वारंट कुछ भी आता। मेरे डीजीपी साहब ने कहा ना कि हमको चेक होता है, मुझे चेक होता है, मैं विश्व हिंदू परिषद का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, हमारी भी चेकिंग होती है, एयरपोर्ट पे हम जाते हैं, तो क्या हम उसका विरोध करने लगे क्या? तो नहीं हो सकता। अरे भाई, आपकी सुरक्षा, देश की सुरक्षा का मामला है, अगर वो जांच करना चाहते हैं, जांच करें, और जांच करके वो ऐसा एक जगह नहीं हो रहा, संभल में भी हो रहा था, उससे पहले शिमला में देखिए वहां हुआ, उससे हरियाणा के अंदर हुआ, ऐसी कई डिस्ट्रिक्ट्स में, कई स्टेट्स के अंदर ये सारे ट्रेंड चलते आ रहे हैं। ये मुस्लिम समाज के भीतर जो हिंदुओं को लेकर के असंतोष, अत्याचार के भाव का जागरण ये लोग कर रहे हैं, इसके कारण से दिक्कत है, इसके कारण से समस्या है। लेकिन शिमला का गलत दे दिया, हिंदू कभी भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं। अगर हिंसक होता तो इस देश में हजारों वर्ष। चलिए, दानिश जी कुछ बोलना चाहते हैं, वो कुछ बोलना चाहते हैं। दानिश जी, देखिए सवाल ये, आप अभी नूर साहब को भी आप सुन रहे थे, अगर बात करें जो एनआईए की रेड हुई, आप भी जानते हैं भाई 3 अलग अलग राज्यों में, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और यूपी में 19 ठिकानों पर रेड हुई थी, और उनमें से झांसी का भी ये पूरा मामला था। लेकिन जिस तरह से इस पूरे मामले को तूल दे दिया गया और विरोध किया गया, वहां पर हंगामा हो गया, आपको नहीं लगता है कि यह गलत था? आतंकी कनेक्शन को लेकर, विदेशी फंडिंग को लेकर जांच हो रही थी, क्लियर होना चाहिए था क्या हो रहा है। बिल्कुल, बहुत सारी बातें सम्माननीय पूर्व डीजीपी साहब ने कही, और वीएचपी के प्रवक्ता ने तो देश के संविधान की बात कही। अभी मैं बताऊंगा वो देश का संविधान को कैसे मानते हैं। लेकिन सवाल आके यहाँ ये खड़ा है कि जो घटना घटी उसके अंदर में ये आरोप लगाया जा रहा है। सबसे पहले तो वहां के स्थानीय जिम्मेदार जो थे उनको सलाम है कि उन्होंने कानून व्यवस्था बनाए रखने में, और जो भी जिनके ऊपर आरोप लगाकर लाए थे उनको एनआईए तक पहुंचाने की जिम्मेदारी बहुत बखूबी उन्होंने निभाई है, और मुझे लगता है कि वो इंसाफ के साथ उम्मीद से आगे भी बढ़ेंगे। ये बहुत वेलकमेबल बात है। दूसरे नंबर की बात, आपने और अजहरी साहब ने जो कहा वो बिल्कुल माकूल बात कही। मैं आके सवाल आपसे यही आगे खड़ा कर दूंगा कि आप एनआईए की आज की कार्रवाई पे, और उसके बाद ये कहागा कि कम से कम 100 से भी ज्यादा लोग जो है एफआईआर में नामजद हो गए। वो हो ही जाएंगे क्योंकि वो मुसलमान है। लेकिन 11 लोग नामजद हैं, 11 लोग नामजद हैं, 100 अज्ञात। जी 11 लोग। सुनिए, अब मैं आपको आगे बताऊं,
अब मैं आपको बताऊं, आपको याद हो तो पश्चिम बंगाल में चुनाव था लॉकडाउन के बाद, और लॉकडाउन के बाद इलेक्शन कमीशन ने हलफनामा दिया था कि खुद मोदी जी जो हैं उसका वायलेशन कर रहे हैं। क्या हुआ? उसमें एफआईआर हुई? नहीं होगी। इसके बाद मैं एक नाम बताऊं, एक नाम है आतंकवादी मोनू माने सरकार, जिसके खिलाफ अलग ऐलान आपने पंचायत बुलाई, और उस पंचायत में इनके संविधान के मानने की दुहाई देने वाले वीएचपी के नेता भी मौजूद थे, जो ये कह रहे थे कि राजस्थान पुलिस, समूची राजस्थान पुलिस आएगी अपने पैरों पे जाएगी नहीं। ये था संविधान का सम्मान। रह गई बात तीसरे नंबर की बात कि जब तक पहले पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं आएगा तब तक इस तरह से उलमाओं का निशाना बनाया जाएगा, जिसकी जिंदा मिसाल मैं आपको बताऊं, सीबीआई ने जब रेड की थी बंगाल के कमिश्नर साहब को, तो वहां पे धर दिया था स्थानीय पुलिस ने, आपको याद है? तो सवाल यही है कि आपके पास पॉलिटिकल बैकअप कब तक आएगा, उसी का सवाल आगे खड़ा रहेगा। बाकी तो जुल्म और ज्यादतियां होती ही रहेंगी, ये आपके सामने है। अब आप मुझे बता दीजिए, कहाँ संविधान का हनन हुआ? राजस्थान की पुलिस के खिलाफ वाला ऐलान हुआ? क्या कोई एफआईआर हुई अभी तक? नहीं हुई, तो उस पे एफआईआर नहीं होगी। लेकिन यहाँ अगर लोग इकट्ठा हुए तो इस पे एफआईआर हो जाएगी। परवेश जी, जवाब दीजिए अब इस बात का। ये जो कट्टरवाद है ये दोनों तरफ बढ़ता नजर आ रहा है और हम सबको इसे लेकर चिंतित होना चाहिए। एक जवाब आपका तो बनता है परवेश जी, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद भी अक्सर इस तरह के कट्टर बयान जो किसी हिंदू संगठन की तरफ से दिए गए या फिर संत सभा की तरफ से दिए गए उसके साथ खड़ी हो जाती है। नहीं, आप ये सबकी गारंटी ले सकते हैं आप क्या? मैं बता रहा हूँ। हाँ बताइए। समीर भाई, हाँ, हम कभी भी कोई बात करता है, हिंदू समाज कभी भी कोई बात करता है तो वो क्रिया की प्रतिक्रिया में करता है। अरे ये क्या बात हुई, क्रिया की प्रतिक्रिया होगी? मतलब अगर कोई सामने वाला कानून हाथ में लेगा, आप भी कानून हाथ में ले लेंगे? ये एक्शन का रिएक्शन हो रहा है। ये कैसी बात कर रहे हैं आप प्रवेश जी? किस बात को जस्टिफाई कर रहे हैं आप? कानून नहीं हाथ में लेते, फिर हम कानून हाथ में नहीं फिर एक्शन का रिएक्शन का क्या मतलब है? अगर कानून हाथ में लेना होता तो हम 70 साल कोर्ट में नहीं धक्के खाते। अरे भाई, किसी यही मैं कह रहा हूं ना कि कट्टरवाद का विरोध कीजिए, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के लोग कर रहे हो। हम जानते थे प्रभुदास का जन्म वही हुआ। 6 दिसंबर 1992 क्या था ये बता दो। हमको कानून में विश्वास है, कानून में विश्वास है, इसी कारण से हम क्रिया की प्रतिक्रिया देते हैं। मेरा एक सवाल और है डीजीपी साहब से, जी पूर्व डीजीपी साहब से, सॉरी, जल्दी से दानिश साहब। देखिए, मेरा एक सवाल पूर्व डीजीपी साहब से है। डीजीपी साहब जो हैं, मतलब अगर कानून व्यवस्था बनाने की एक जिम्मेदार कॉम्पिटेंट अथॉरिटी रहे हैं, और मैं नहीं मानता कि ये जो बात मैंने कही है हरियाणा वाली वो इनकी नजरों से ओझल रही होगी। मुझे ये लगता है कि कम से कम एक खत डीजीपी साहब को लिखना चाहिए था केंद्र सरकार को कि एक स्टेट की पुलिस के खिलाफ अगर इस तरीके के लोग इकट्ठा हो रहे हैं तो मुझे बताइए, देश के लिए घातक वो लोग हैं जो मौलाना को बचा रहे थे, या देश के खिलाफ वो लोग हैं जो पुलिस को चैलेंज कर रहे हैं? आज अगर पुलिस को चैलेंज किया है, बस सवाल पूछिए जी। अगर आप जवाब देना चाहते हैं विक्रम सिंह सर तो आप दे सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। दानिश साहब, आपकी इजाजत से समीर साहब, क्योंकि डिबेट है, बिना आपकी इजाजत के मैं कोई भी बात नहीं कहूंगा। आपकी इजाजत हो तो मैं जरूर कहूंगा। दानिश साहब, मेरी आपसे इत्तला के लिए अर्ज है कि आप इस पे गौर करें कि हमारे एक ही मजहब है, वो है संविधान। एक ही मंजिल मकसूद है, वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसके अलावा ये खुदा शाहिद है, हम लोग जब कसम उठाते हैं ये मान के चलिए कि अगर हम पुलिस में है, वर्दी पहने हैं और हक तलफी करेंगे, एक तरफा कार्रवाई करेंगे, अगर हिंदू है तो मान के चलिए गाय का गोश्त खा रहा है, और मुस्लिम है तो सुअर का गोश्त खा रहा है। हम लोगों को फक्र है और गुरूर है अपने ईमान के ऊपर। लेकिन आपने जो बात फरमाई है कि कट्टरपंथी का कोई स्थान किसी जगह पे नहीं है, किसी संप्रदाय में नहीं है, और पुलिस में तो बिल्कुल ही नहीं है। लेकिन पुलिस जिस तरीके से, और मेरी झांसी पुलिस को एक गुजारिश होगी समीर साहब कि मौलाना मुफ्ती साबिर साहब को स्पेशल पुलिस ऑफिसर का ओहदा अता फरमाए और पीस कमेटी का सदर मुकर्रर करें। ऐसे लोग जहां पर हो वो बिल्कुल जगह मुबारक होती है, और मैं गारंटी ले सकता हूं कि वहां पर दंगा फसाद नहीं हो सकता। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जहां कुछ नहीं हो रहा, वहां अगर तशरीफ फरमा हो गए तो जरूर कुछ न कुछ जरूर हो जाएगा। ऐसे लोगों को सर्वेलेंस में रखना चाहिए। अच्छा, मुफ्ती साबिर साहब हमारे साथ हैं क्योंकि उनका जिक्र किया। मुफ्ती साबिर साहब, आपको लगता है क्या कि ये जो मामला इतना तूल पकड़ गया झांसी में, वो रोका जा सकता था अगर वहां पर भीड़ इस तरह का रुख ना दिखाती, अगर वहां पर विरोध ना होता, ये सारी चीजें ना होती, सब कुछ अगर एनआईए के साथ पूरे सपोर्ट के साथ जो जानना चाहती है एनआईए वो सारी बातें अगर उसके साथ कर ली जाती, इन्वेस्टिगेशन में सपोर्ट किया जाता, तो शायद ये सब ना होता, ये रोका जा सकता था। जी देखिए,
यहाँ पर कोई इस तरह से यहाँ न झगड़ा हुआ, न इस तरह के हालात बने हैं, न बिगाड़ हुआ है। हमने इससे पहले भी कहा कि हमारे यहाँ अमन रहा है। अगर कभी ऐसे हालात आ जाते हैं, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, हमारे यहाँ सब बहुत अमन अमान के साथ सब एक लोग हैं और मिलकर हम सब के सब इस मामले को निपटा लेते हैं। अगर कल मोहब्बत में मुफ्ती साहब की मोहब्बत में चंद हजरात आए हैं महल्ले के लोग, तो उनके जज्बात के साथ उनको खामोश भी किया गया है। और यहाँ आप लोगों ने हमारे बारे में भी सुना होगा, कभी भी इस तरह से कोई शिकायत नहीं। तो लिहाजा कल वो झगड़े की शक्ल नहीं थी, ना एनआई को रोका गया है और न किसी के ऊपर हमला हुआ है। वो तो आप जाहिर सी बात है। साबिर साहब देखिए, एक सवाल यहां पर उठता है, क्योंकि आप ये बार बार बोल रहे हैं कि ना कोई झगड़ा फसाद हुआ है, ना कोई हमला हुआ है, ना किसी को रोका गया है। अगर ये सब कुछ नहीं हुआ तो 111 लोगों के खिलाफ एफआईआर क्यों दर्ज की गई है? 11 उनमें से नामजद क्यों है? फिर ये सवाल उठना लाजमी है। देखिए, वो एफआईआर जो हुई है तो उसके बारे में देख लिया जाएगा जो भी हुआ है, लेकिन एक झगड़ा का जिसको मीडिया ने मिक्सिंग करके पूरी इंडिया में फैलाया है, हम इसके कायल नहीं थे। साबिर अंसारी साहब, नहीं, एक बात आप अब मेरी भी सुन लीजिए प्लीज। मुफ्ती साहब, क्या आपको नहीं लगता कि ये एक गंभीर समस्या है? अक्सर हम कहते हैं ना कि एनआईए की टीम, पुलिस की टीम जांच के लिए पहुंची, किसी ने भड़का दिया, मस्जिद से अनाउंसमेंट हो गया, लोग सड़कों पर निकल आए, पत्थरबाजी हो गई, हम क्या कर सकते हैं? आपको नहीं लगता कि इस समस्या पर गौर करना बहुत ज्यादा जरूरी है? और ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी भी जांच एजेंसी के जांच में विघ्न डालने की कोशिश कर रहे हैं तो यह कानूनन जुर्म है। ये अपने ही लोगों को कौन समझाएगा? पहली बात ये बताइए, ये किसने कहा है कि पत्थरबाजी हुई है? नहीं, मैं इसमें संभल का भी जोड़ रहा हूं, क्योंकि आपने कहा ना, क्योंकि यहां पर प्रवेश जी ने सवाल उठाया कि ऐसा हर जगह हो रहा है, तो सिर्फ सिर्फ झांसी की बात नहीं, मैं इसमें संभल भी जोड़ देता हूं। सुनिए, तो हम झांसी के मुतालिक बोल रहे हैं, हम लोग तो छोटे लोग हैं, हमें संभल क्या, यूपी पूरा इंडिया सब लोग बोल रहे हैं, हमसे आप झांसी की नहीं, आप छोटे नहीं हैं, आप बहुत बड़े हैं, आप बहुत बड़े हैं, शहर काजी हैं आप, आपकी भूमिका बहुत बड़ी है और आप जैसे धर्मगुरुओं की भूमिका बहुत बड़ी है, जो अपनी कौम को कम से कम ये समझाएं कि क्या सही है क्या गलत है, क्या करने से आपका भविष्य बर्बाद हो सकता है। ऐसा मत कीजिए। जी, मैं अपने आप को खैर छोटा इसलिए और समझता हूं कि हम यकीनी तौर पे हम लोगों को बड़ा समझते हैं, हमारी क्या हैसियत है, लेकिन हमसे जो काम हो जाए बहुत अच्छी बात है, खैर के काम, नेक के काम, समाज के काम। खैर ये कहना चाह रहा हूं, देखिए पत्थरबाजी नहीं हुई है और हम सबसे ज्यादा महसूस जो कर रहे हैं कि वो मीडिया ने बड़ी मिक्सिंग की है कि जिसकी वजह से सारे लोगों को तकलीफ है। वरना हमारा शहर में आज भी हमारे अधिकारी हर एतबार से उसको डील कर रहे हैं। झांसी में ऐसे कोई हालात नहीं है और ना इंशाअल्लाह कभी होंगे। ये हमें अपनी झांसी की आवाम पर, हिंदू मुस्लिम पर सब पर एकता है। हम भी यही चाहते हैं, और आपने बिल्कुल सही बात कही मुफ्ती साहब, और प्रशासनिक जितने भी अधिकारी हैं उनसे भी हमने बात की, वो भी यही बात कर रहे हैं। आपकी भूमिका की इसीलिए तारीफ भी हो रही है। लेकिन क्या आपको लगता है कि अगर कोई टेरर फंडिंग का केस है या फिर किसी पर आरोप लग रहे हैं, एनआईए को जांच में ये पता चला कि भाई कुछ लोग ऐसे हैं जो मुस्लिम नौजवानों को भड़काने का काम कर रहे हैं, कट्टरवाद का पाड़ पड़ा रहे हैं, तो आपको भी ये लगता तो होगा कि उसकी जांच होनी चाहिए? जी हाँ, वही आप मैं बता रहा हूँ